पहलगाम के हाल ही के टेरर अटैक ने हमारे देश में एक बहुत ही पुराने कंट्रोवर्शियल टॉपिक को वापस से छेड़ दिया है। रिलीजन और गवर्नेंस के बीच की पतली लकीर। ये मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं लेकिन पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल का भी एक एपिसेंटर बन चुका है। इस अटैक के बाद पाकिस्तान ने अपनी रिपीटेड स्क्रिप्ट को वापस से रिपीट किया और कहा कि ये होम ग्रोन टेररिज्म है, ना कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है। उन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को एक परपेचुअल वायलेंस का साइकिल बताया। शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंडिया पर माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम्स के परसिक्यूशन का आरोप लगा दिया। इसमें वक्फ बिल को फोर्स्ड बताते हुए कहा गया कि इंडिया माइनॉरिटीज मुस्लिम को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट के बीच में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर एक नया डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। क्या है ये न्यू डेवलपमेंट, आखिर अब कौन सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और कैसे वक्फ बोर्ड ने एक पुरानी लैंड को क्लेम करते हुए मामला और गर्म कर दिया है, चलिए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। पहले तो आते हैं इस बात पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया है। तो यहाँ बात हो रही है केरला स्टेट वक्फ बोर्ड की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रीलिमिनरी रिप्लाई फाइल किया है, जिसमें उन्होंने इस नए कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। उनका कहना है कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल और इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बोर्ड ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक आरोप भी लगाया है, चूज एंड पिक पॉलिसी का। इस पॉलिसी के तहत कुछ रिलीजन्स को टारगेट करके उनके रिलीजियस प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। केरला बोर्ड ने वक्फ एक्ट 1995 में किए गए कई सारे अमेंडेड प्रोविजंस को चैलेंज किया है। उनका कहना कि वक्फ बाय यूजर को हटाना, 5 साल की प्रैक्टिस के बाद ही वक्फ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, वक्फ प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट का फैसला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर छोड़ना, ये सब कुछ ही प्रॉब्लमैटिक है। बोर्ड का कहना है कि ये चेंजेस आर्टिकल 26 का क्लियर वायलेशन है, जो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार देता है। नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स का इंक्लूजन बोर्ड के मुताबिक वक्फ से जुड़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। बोर्ड ने ये भी कहा कि ये नया एक्ट सिस्टम को मजबूत करने के इरादे से तो बनाया ही नहीं गया है। सेक्शन 40 जो कि वक्फ बाय यूजर से डील करता था, उसको हटाने पर भी बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई है। पहले वक्फ बोर्ड के पास ये पावर होती थी कि वो डिसाइड कर सके कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, लेकिन अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दी गई है, जो प्रोसेस को ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स बना देगी और वक्फ लैंड्स को जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस बिहाइंड रिमूविंग वक्फ बाय यूजर ये था कि कई जेन्युइन प्रॉपर्टीज को एज वक्फ क्लेम कर लिया जाता था फ्रॉडुलेंटली, और ऐसा ही एक बड़ा लैंड क्राइसिस अभी हाल में देखने को मिला है। तेलंगाना के बोदुपल एरिया में एक बड़ा लैंड क्राइसिस उभर के आया, जहां वक्फ बोर्ड ने 300 एकड़ जमीन पर ओनरशिप क्लेम कर लिया है। 21 कॉलोनीज में रहने वाले लगभग 10,000 परिवार जो 1950s के डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हैं, अब अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास वैलिड गवर्नमेंट अप्रूवल्स है, लेकिन वक्फ बोर्ड 1989 की गजट नोटिफिकेशन दिखा के लैंड क्लेम कर रही है। इस क्लेम ने 50,000 लोगों को एक लीगल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस में डाल दिया है। ये डिस्प्यूट आया था 2018 में सामने, और वहाँ के रेसिडेंट्स काफी शॉक्ड है क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट अप्रूवल सब कुछ मौजूद है। Residents argue that land records from 1954 and 1955 clearly show the area as patta land. They also point out that various government departments, including the registration and stamps department, the municipal corporation, the water board and the electricity department had all granted permissions and approvals for property registrations, loans and constructions over the year. और ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ बाय यूजर को रिमूव किया है। पर एक बार अगर वापस से केरला वक्फ बोर्ड के एलिगेशंस पर आए तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि वक्फ सर्वेस के लिए जो पहले सर्वे कमिश्नर्स होते थे, उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने दूसरे काम के चलते शायद इस टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट ना कर पाए। साथ ही बोर्ड ने ये भी आरोप लगाया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने केरला का विजिट नहीं किया, ना ही वहाँ के स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन लिया, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड को दिखाता है। बोर्ड ने अपील प्रोविजन और लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन पर भी कंसर्न रेज किया, कहकर कि ये दोनों चीजें वक्फ डिस्प्यूट को और डिले करेगी और एलिनेटेड प्रॉपर्टीज को रिकवर करने में मुश्किल पैदा करेगी।
केरला वक्फ बोर्ड ने जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किया है वो ये है कि इतने सारे अमेंडमेंट प्रोविजंस के बाद सारी पावर्स ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है, प्रॉपर्टीज, रेवेन्यू, मुतावलीज, सब कुछ। और ये सब एक ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ किया गया है कि सिस्टम का कुछ हक नॉन मुस्लिम मेंबर्स के पास भी जाता दिख रहा है, जो किसी और रिलीजियस डिनोमिनेशन के साथ नहीं होता। उनका कहना है कि ये मूव बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को वीकन करता है और इसमें कोई जेन्युइन सेक्युलर इंटेंशन नहीं दिख रहा। अप्रैल 17 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कुछ कंटेंशियस प्रोविजंस पर एक्शंस ला लेने का डायरेक्शन दिया था और स्टेट गवर्नमेंट्स और वक्फ बोर्ड्स को अपना रिस्पॉन्स फाइल करने का मौका दिया। अब तक असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट किया है। अब इस केस की लेटेस्ट हियरिंग ही बता सकती है कि इस केस में अगला क्या होगा। तो एक तरफ टेरर अटैक्स है जिसका ब्लेम गेम शुरू है और दूसरी तरफ एक ऐसा लॉ जिस पर देश के अलग अलग हिस्से अपोज और सपोर्ट में खड़े हैं। वक्फ का ये इशू अब सिर्फ एक रिलीजियस या लीगल मैटर नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का एपिसेंटर बन गया है। पर इसी के साथ अगर टेरर अटैक के मसले पर आए तो हाल में इंडिया के इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रखने का फैसला लिया गया है और उसी पर एडवोकेट ML शर्मा, जो इस ट्रीटी को कब से अपोज कर चुके हैं, ने क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। 2016 दिसंबर में हमने पिटीशन फाइल की थी। जनवरी 2017 में हमने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया इस मैटर को तुरंत सुना जाए। चीफ जस्टिस ने 1.5 महीने भर बाद की डेट दी थी और जब ये मैटर सुना गया उस समय हमने कोर्ट को बहुत क्लियरली डिस्क्लोज किया था। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन ही नहीं किया है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर कंफर्म नहीं किया, साइन नहीं किया, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। हमने कोर्ट से कहा ये जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनल साइन किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस समय और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने साइन किया है और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में साइन किया क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका तीसरा पक्ष बना था। तो इनफैक्ट ये पिटीशन, ये जो एग्रीमेंट था ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, जिसमें इन दोनों ने साइन किए थे, नेहरू ने और पाकिस्तान के PM ने। तो ये तो लीगल था ही नहीं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्री कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज कंफर्म बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, इसलिए ये एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और मजे की बात है, इस एग्रीमेंट के तहत हमारे पास जो नदी में जल था उसका 80% पानी हम लोगों ने पाकिस्तान में, इन लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया था, नेहरू ने। और नेहरू ने ये किया था केवल अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए, कोई लीगल वैलिडिटी के लिए नहीं किया था, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने ही किया था। उसका परिणाम पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ा 1960 से आज तक। यहाँ तक कि जब हमारे देश में अकाल पड़ा उस समय देश पानी को तरस गया, फिर भी इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखा गया और 3 नदियों का मेन 80% पानी पंजाब पाकिस्तान को दिया गया कंटिन्यू, और आज भी दिया जाता रहा। और 2017 में जब हमने इसको चैलेंज किया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो जज बैठे हुए थे उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया, नहीं ये तो 2060 में साइन किया हुआ है। अरे 2060 में कोई पिटीशन लीगली साइन है तो आपको देखनी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उसकी।